शीतल का बेटा ना होने की वजह से उसने बड़ी बेटी की शादी करके दामाद को घर जमाई बना लिया ताकि बेटे की कमी पूरी हो जाए। लेकिन दामाद तो दुष्ट निकला और शीतल की छोटी बेटी को गलत राह पर ले जाने की कोशिश करने लगा। तो एक दिन छोटी बेटी ने बताया कि माँ, जीजाजी गलत हरकतें करते हैं। तो बड़ी बहन ने उसे बहुत मारा कि तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो। और माँ ने भी उसे बहुत डांटा। यूं छोटी बेटी चुप रहने लगी। तो एक दिन शीतल को एहसास हुआ कि वाकई कुछ गलत ना हो रहा हो। तो वह छोटी बेटी के कमरे में गई। तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि मैं क्या सुन रही हूँ? शीतल, तुम घर जमाई रखने की बात कर रही हो? होश में आओ। क्यों अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? ऐसा ना हो कल को तुम्हारे दामाद की नीयत में खोट आ जाए, वो पूरे घर पर कब्जा कर ले और तुम बाकी बेटियों की शादी करने के लिए भी उसकी मोहताज हो जाओ। बुआ शीतल को समझाने की कोशिश कर रही थी। जब से उन्होंने सुना था कि शीतल घर जमाई रखने की बात कर रही है, तो वह भी तभी से शीतल के पास आई हुई थी और बार बार उसे इस बात पर तैयार कर रही थी कि नहीं, बेटी की विदाई करके उसे ससुराल भेजो। समाज ने जो नियम कायदे बनाए हुए हैं वही सबसे अच्छे हैं। पराए बेटे अपने नहीं बनते। अगर बेटों की कमी ऐसे पूरी होना शुरू हो जाए तो फिर अपने बेटे के लिए कोई क्यों तरसे। ऐसे ही दामादों को घर में रख ले। मगर शीतल बुआ की बात को भी लगातार मना कर रही थी। कहने लगी, तो और क्या करूं बुआ? ईश्वर ने मुझे बेटे का सुख नहीं दिया। बेटियों को ही बेटा समझकर पाला है। लेकिन जब इनके पिता नहीं रहे तो बेटे की कमी बहुत महसूस होती है। हमारे घर को एक मर्द की जरूरत है जो हमारा मुखिया, हमारा रक्षक बनकर हमें पाल सके। आप यह भी तो देखें ना बुआ की हम इतनी लंबी जिंदगी कैसे एक मर्द के सहारे के बिना गुजारेंगे। शीतल की बात सुनकर बुआ ने चुप्पी साध ली थी। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। उसे अपनी मर्जी ही करनी थी। लेकिन आने वाले समय से वह बहुत डरी हुई थी। बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। जरूरी तैयारियां करने के बाद एक विवाह भवन मैरिज हॉल में फेरे हुए, जहां से लड़के को विदा करवाकर शीतल अपने घर ले आई थी। दुनिया हंस रही थी कि अजीब रस्म देखी है, मगर शीतल को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो इस बात पर खुश थी कि सारी जिंदगी बेटे की कामना करती रही। अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, उसे फिर भी एक बेटा नसीब हो गया है। शादी के शुरू के दिनों में तो दामाद ने बहुत ज्यादा सेवा भाव दिखाया। हर समय काम करते हुए शीतल के आगे पीछे फिरता। शीतल की दोनों दूसरी बेटियों की भी हर बात सुनता, उनकी हर इच्छा पूरी करता और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता। शीतल के पति की पुश्तैनी जमीनें गांव में थी, जिनसे अच्छी खासी आमदनी आ जाया करती थी। साल के साल गेहूं, दालें और चावल वगैरह भी आ जाते थे। जबकि शहर में किराए पर दुकानें चढ़ा रखी थी, उनका भी अच्छा खासा किराया था जो शीतल के पास आता था। शीतल साल भर किसी की मोहताज नहीं होती थी। वह घर का खर्चा आराम से चला लिया करती थी। बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। छोटी दो तो अभी तक पढ़ रही थी। जैसे ही दामाद घर में आया,
तो शीतल खुद घर के खर्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। सब कुछ उसके हाथ में थमा दिया और कहने लगी, बेटा, अब जो भी करना है तुम्हें करना है। अपनी छोटी बहनों की शादी भी करनी है, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है, मेरी बीमारी को भी देखना है और साथ साथ अपनी पत्नी की भी जरूरतें पूरी करनी है। अब तुम इस घर के बेटे हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। शीतल ने यह कहते हुए अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी दामाद के हाथ में रख दी थी। वह उस पर हद से ज्यादा विश्वास करने लगी थी। शीतल का दामाद विनय काफी अच्छा था। शुरू शुरू में उसने सास और सालियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। वह हर काम ईमानदारी से कर रहा था। मगर जब शीतल ने उसके हाथ में पैसे दिए और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पकड़ाई, तो उसकी नीयत एकदम खराब हो गई। सोचने लगा कि मैं सास और सालियों का बोझ क्यों उठाऊं। कौन सा यह मेरी सगी माँ या बहनें हैं। कल को जब सालियों की शादी हो जाएगी तो वह भी अपने अपने पति के साथ यहाँ पर आ जाएंगी और अपने हिस्से की मांग करने लगेगी। मेरी सारी जिंदगी इनका बोझ ढोते ढोते भी आखिर मैं इनके बराबर का हिस्सा ही मैं हासिल कर पाऊंगा। आखिर में इनके बराबर का हिस्सा ही मैं हासिल कर पाऊंगा, तो क्यों ना अभी से अपने लिए बचत करना शुरू कर दूं। यह सोचकर उसने घर के खर्च में कमी करना शुरू कर दी। महीने का पूरा राशन डालने के बारे में जब शीतल ने बात की तो कहने लगा, माँ जी, मुझे घर को अपने तरीके से चलाने दीजिए। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? अब आपको क्या लगता है कि मैं घर के पैसों में हेरा फेरी करूंगा? इसके बाद से शीतल चुप हो गई। कहने लगी, बेटा, मैं इन्हीं पैसों में घर का खर्च चलाती थी, ऊपर के खर्चे भी करती थी और इसके साथ साथ बचत भी किया करती थी। विनय ने अपनी सास की बात सुनी तो चालाकी से यह कहने लगा, माँ, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर चीज की कीमतें आसमान को छूने लगी है। सिर्फ साबुन और शैम्पू लेने जाओ तो वह भी 100 से कम पैसों से में नहीं आते। आप यही हिसाब लगा लीजिए, शादी पर कितना खर्चा हुआ है। पहले के समय में लाख रुपए में आराम से शादी हो जाया करती थी, जबकि अब 6 से 7 लाख रुपए शादी पर आराम से खर्च हो जाते हैं। शीतल उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने पते की बात की थी, वाकई महंगाई आसमान को छू रही थी। विनय ने काम पर जाना छोड़ दिया था, हर समय घर में पड़ा रहता, शीतल के पैसों पर ही ऐश कर रहा था और पत्नी को भी ऐश करवा रहा था। पत्नी खुश थी कि उसे अच्छा पति मिला है, जो दूसरी बहनों से ज्यादा उसे अहमियत देता है। घर में कोई भी चीज आती तो पत्नी के लिए ज्यादा हिस्सा निकालता और सालियों को कम देता, और कभी कभी चालाकी से मीठी मीठी बातें करके सास का भी हिस्सा हथिया लिया करता था। शीतल खुशी खुशी अपना हिस्सा विनय को दे देती थी। कहती, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसे अपने मुंह का निवाला भी दे देती। अब यही मेरा बेटा है तो इसके साथ अंतर क्यों करूं। कभी कभी विनय की नजरें अपनी साली अन्नू पर पड़ जाती। अन्नू इन दिनों बड़ी हो रही थी और अच्छी खासी सुंदर थी। उसकी अपनी पत्नी का रंग खासा दबा हुआ सांवला था, जबकि अन्नू का रंग गोरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल विनय को अपनी तरफ बुरी तरह आकर्षित करने लगे थे। वह सारा दिन अपनी पत्नी और अन्नू की तुलना करता रहता और हर बार अन्नू का पलड़ा ही भारी हुआ करता था।
अब वह घर में जो भी चीज लाता, सबसे ज्यादा हिस्सा अन्नू को दिया करता था। पत्नी की तरफ से वह काफी लापरवाह होता जा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान दिन ब दिन अन्नू की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन अन्नू रसोई में काम कर रही थी, जब विनय उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके कंधे को गलत तरीके से छू लिया। अन्नू डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो विनय खड़ा था। उसने घबराते हुए पूछा, जीजाजी, आपको कुछ चाहिए? विनय कहने लगा, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पीने आया था। तुम यहाँ अकेले काम कर रही थी तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। अन्नू मुस्कुरा उठी और कहने लगी, जीजाजी, आपको मेरी मदद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप रसोई में मेरा कौन सा काम करेंगे? यह काम तो लड़कियों के करने के होते हैं, मैं कर लूंगी। हाँ, आप मुझे कंपनी दे सकते हैं, उसने हंसते हुए कहा और अपने पास बैठने का इशारा किया। विनय की नीयत में बुरी तरह खोट आ चुका था। जरा सा ध्यान मिलते ही वह हवाओं में उड़ने लगा था। वह वहीं बैठ गया और फिर यह उसका रोज का काम बन गया। अन्नू रसोई में काम कर रही होती तो वह वहां आकर बैठ जाता। अब वह बहाने बहाने से अन्नू को छूने भी लगा था। पहले पहले अन्नू ने उसकी हरकतों को अनदेखा कर दिया था, मगर जब उसकी हिम्मत हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वह परेशान हो गई। उसे महसूस होने लगा कि जीजाजी उसमें कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगे हैं। एक दिन अनु छत पर जाकर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते हुए वह खुद भी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। उसी पल विनय भी ऊपर आ गया। अनु को इस हालत में देखते ही उसकी आंखों में हवस उतर आई। कहने लगा, यहाँ कपड़े धुले जा रहे हैं, सुबह से तुम नजर ही नहीं आई तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। सोचा छत पर जाकर देखूं कितने कपड़े रह गए हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद कर देता हूँ। मधु को भी जरा ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी कुछ मदद कर दे। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ, घर में उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसे चाहिए कि तुम लोगों का हाथ बटाया करे, लेकिन हाथ बटाना तो दूर, उसने सारा बोझ ही तुम पर डाल रखा है। यह सब कहते हुए वह अन्नू के बहुत पास खड़ा हो गया। अन्नू ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वासना साफ नजर आ रही थी। अपने हुलिये पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई। वह फौरन पीछे हटी और भागकर तौलिया लपेट लिया। अपनी चुनड़ी उठाकर गले में डाल ली और कहा, मैं नीचे जाकर काम खत्म करके आती हूँ। विनय हंसते हुए बोला, यही तो मौका है तुम्हारे पास आने का और तुम्हें अपना बनाने का। मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। यह कहते हुए उसने अन्नू को जबरदस्ती अपने करीब कर लिया और बदतमीजी की। अन्नू रोने लगी और उसे धक्का देकर नीचे भाग गई। वह सीधा अपनी माँ के कमरे में गई और माँ के गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, माँ, जीजाजी की हरकतें बहुत अजीब हो गई है। वह कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं सब कुछ अनदेखा करती रही। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर का माहौल खराब हो या आपको जीजाजी पर जो गर्व है वह टूटे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज जीजाजी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन्हें कहें कि या तो अपनी हरकतों को लगाम लगा ले या फिर
अपने घर चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। अन्नू की बात सुनकर शीतल ने उसे समझाने के बजाय उल्टा डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, विनय हम सबका इतना ख्याल रखता है, इस घर में बेटा होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तुम्हारी बहन से बहुत प्रेम करता है और उसे खुश रखा हुआ है। तुम्हें यह सब नजर नहीं आता? तुम यह भी नहीं देखती कि तुम्हारी बहन विदा होकर ससुराल में जाकर जुल्म सहने के बजाय अपने मायके में है, उसके लिए कुछ भी नहीं बदला और तुम उल्टा अपने जीजा जी की शिकायतें लगाने लगी हो। उसी समय मधु भी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वह आगे बढ़ी और अनु को मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, माँ, यह झूठ बोलती है, इससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि इसकी बुरी नजर विनय पर है। कितनी बार मैंने नोट किया है कि यह विनय को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है, उसके सामने बातें करती रहती है और मेरी जगह कहीं पीछे चली जाती है। इतने दिनों की जलन मधु ने अपने शब्दों में निकाल दी थी। शीतल हैरान नजरों से उसे देखती रह गई। अनु ने सफाई देना चाही, मगर माँ और बहनों के चेहरों पर अविश्वास देखकर वह चुपचाप कमरे से निकल गई। उस दिन के बाद अन्नू विनय से बहुत ज्यादा सावधान रहना शुरू हो गई थी। जहां विनय होता वहां नहीं जाया करती थी। विनय के बुलाने पर भी उसकी बात नहीं सुनती थी। ज्यादातर अपने कमरे में ही समय बिताती थी। वह बहुत ज्यादा खामोश हो गई थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और खाली समय में वह दीवार में निगाहें जमा बैठी रहती थी। अनु बहुत शौकीन और चंचल स्वभाव की थी, घर भर में रौनक लगा कर रखती थी। मधु तो उसकी खामोशी से संतुष्ट हो चुकी थी कि चलो अब यह साइड पर हो गई है। लेकिन शीतल को यह बात खटकने लगी थी। अनु का इस तरह चुपचाप रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके लिए तो उसकी तीनों बेटियां बराबर थी, वह कैसे किसी एक को अनदेखा कर सकती थी। वह अन्नू के लिए बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। फिर उसने सोचा कि शायद अन्नू सच बोल रही है, मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। हो सकता है वह किसी गलतफहमी का शिकार हुई हो और माँ की तरफ से अविश्वास पाकर खामोश हो गई हो। उसकी गलतफहमी को दूर भी तो किया जा सकता है। एक दिन शीतल ने विनय को अन्नू के कमरे की तरफ जाते देखा, मगर उसी पल अन्नू अपने कमरे से बाहर आकर शीतल के कमरे में घुस गई थी। विनय गुस्से से अन्नू के कमरे के बाहर से मुड़कर अपने कमरे में चला गया। शीतल ने कई बार विनय की नजरों को भी नोट किया था, जो अन्नू के आसपास ही मंडराती रहती थी। वह खुद ही मधु को अनदेखा करने लगा था। शीतल को महसूस होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। अब तो उसे भी विनय पर शक होने लगा था और अंजू की बातों पर यकीन आने लगा था। जमीनों की आमदनी और दुकानों के किराए से होने वाली आय भी उसके सामने थी, क्योंकि घर का राशन और दूसरी जरूरतें विनय कम से कम करता जा रहा था। हालांकि इस महीने दुकानों के किराए भी बढ़ गए थे और जमीनों का सालाना ठेका भी ज्यादा आया था। फसलों ने भी ज्यादा पैदावार दी थी। विनय ने जमीनों से आने वाला आधा गेहूं, चावल और दालें बाहरी बाहर बेच दी थी और बहुत कम चीजें घर पर लाया था।
सास से उसने कहा था कि इस साल जमीनों पर फसलें कुछ खास अच्छी नहीं हुई, जबकि मुंशी जी पहले ही शीतल से मिल चुके थे और कह रहे थे कि इस बार तो सभी माला माल हो गई है। इतनी अच्छी फसलें हुई है कि सब भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेहनत वसूल हो गई हो। जबकि विनय मुंशी जी के बिल्कुल उल्ट बात कर रहा था और कह रहा था कि पैदावार ही नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। यह बातें अब शीतल को भी नजर आने लगी थी, इसलिए उसने चुपके चुपके हर चीज का हिसाब खुद ही लेना शुरू कर दिया और फिर विनय की अन्नू के लिए रुचि को भी साफ तौर पर महसूस कर लिया था। एक दिन वह रात को पानी पीने के लिए उठी तो बिना इरादा ही अन्नू के कमरे की तरफ चली गई। उसकी छोटी बेटी नीतू अपनी बुआ के यहाँ गई हुई थी। अन्नू उस रात कमरे में अकेली सो रही थी, मगर आगे का दृश्य देखकर शीतल के तो होश उड़ गई। विनय चुपके से अन्नू के कमरे में खिड़की के रास्ते अंदर आ रहा था। शीतल ने मन ही मन फैसला किया कि आज तो वह सच का पता लगाकर ही रहेंगी। यही रुक कर देखेंगी कि उसका दामाद झूठा है या बेटी, और जो भी झूठा होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगी। वो खिड़की के खुले पल्ले से कमरे के अंदर झांकने लगी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और अनु अपने बेड पर लेटी गहरी नींद में थी। अचानक वह उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और उसके बालों को छूने लगा। अनु हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपनी चीख को रोकने के लिए उसने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, जीजा जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से चले जाइए। अपनी पत्नी का ही सोच लीजिए। वह आपसे कितना प्यार करती है। आपके लिए तो उसने अपनी बहन पर भी विश्वास नहीं किया। अन्नू की बात सुनकर विनय जोर से हंसने लगा। कहने लगा, अच्छा तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी शिकायतें मधु से और माँ से लगा दी है। जाओ जितनी मर्जी शिकायतें लगा लो। जैसे जमीनों से आने वाले पैसों का हिसाब किताब अम्मा नहीं रख सकती, वैसे ही तुम्हारी किसी बात का भी विश्वास नहीं करेगी। उनके लिए तो मैं हीरो हूँ, जो उनकी जिंदगी में बेटे की कमी पूरी कर रहा है। तुम बेटियां उनके लिए बोझ बन चुकी हो। अब वह तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी। विनय की बातें सुनकर शीतल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बुआ की सारी बातें एक एक करके उसे याद आ रही थी। उसे गहराई से एहसास हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से एक बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी और दूसरी के भविष्य को खतरे में डाल दिया था। उसी पल वह कमरे के अंदर आई, विनय का रुख अपनी तरफ किया और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। कठोर स्वर में कहा, अपने कमरे में चले जाओ, सुबह तुमसे बात होगी। अनु बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि विनय ने उसे एक बार फिर गलत तरीके से छुआ था। शीतल ने फौरन अपनी बेटी को बाहों में ले लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं बेटे के लालच में अंधी हो गई थी। यह ना देख सकी कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। तुम्हारे पिताजी ने सारी उम्र तुम्हें बेटों से बढ़कर चाहा और मैंने उनकी दुनिया से जाते ही तुम जैसी प्यारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। शायद आज मुझे इसी की सजा मिल रही है। मैं तुम्हारी दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। अगले दिन शीतल ने विनय और मधु को साफ साफ कह दिया
कि वह घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। मधु उस समय मोह में अंधी हो चुकी थी। उसे अपनी बहन की सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। अब क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए विनय के लिए यही काफी था कि उसका घर बसा रहे। वह मधु को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। शीतल अपनी बेटियों के साथ सुकून और शांति से रहने लगी। वह यह राज जान चुकी थी कि जिंदगी में बेटा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि नेक और अच्छे चरित्र की संतान होना ही सबसे बड़ा वरदान होता है। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती थी कि अनु किसी बहकावे में नहीं आई। अगर वह विनय की बातों में आ जाती और अपनी बहन का घर खराब कर देती, तो शायद वह कभी खुद को माफ ना कर पाती। और अगर उसका बेटा होता, तब भी वह सारी जिंदगी लोगों से नजरें चुरा कर फिरती और ईश्वर के सामने अपनी परवरिश पर शर्मिंदा रहती। भगवान ने उसे बेटा नहीं बल्कि मजबूत चरित्र वाली बेटियां दी थी, जो उसकी परवरिश का मान रख रही थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। जब बुआ ने शीतल को अपनी दोनों बेटियों के साथ दोबारा खुशहाल देखा, तो उन्होंने भी दिल से ईश्वर का धन्यवाद किया। जो संदेश वह शीतल को देना चाहती थी, वह सबक शीतल को खुद ही मिल चुका था। अब सब कुछ अब ठीक था और आगे भी भगवान अच्छा ही करने वाला था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेटा होना जरूरी नहीं होता। असल धन नेक इंसान होती है। जो संतान अपने चरित्र से माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दे, वही असली सहारा होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।